हे स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो है, जो भी यहाँ पे सिचुएशंस दी हैं उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे कि पहला हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए थे कुछ इक्वेशंस, और उसमें पूछा गया था कि इसको बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, लेकिन इसमें सिचुएशन को हमें इक्वेशन में डालना है। ठीक है, तो चल पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth and we need to find the length and the breadth of the plot। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, जो हमें गिवन हो तुरंत आप उसको लिखते चलिए, एक एक लाइन पढ़िए और लिखते चलिए। ठीक है, मैं कैसे लगाती हूँ, मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, जो गिवन है उसको लिख लेती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है, 1 more than है। प्लॉट की जो लेंथ है वो ऐसे बता नहीं देगा कि कितनी लेंथ है, वो कैसे बता रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस करेंगे तो उससे एक ज्यादा करेंगे तब हमें लेंथ मिलेगी। यहाँ समझिए, 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेथ को मान लेते हैं। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। जैसे मान लीजिए ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये हमारी जो है ब्रेथ है, ब्रेथ को हमने एक्स ले लिया। ओके, फिर कह रहा है कि लेंथ कैसे आएगी, लेंथ कैसे आएगी, मोर देन 1 इट्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे हम लोग। ब्रेथ कितना है, एक्स है, तो एक्स का ट्वाइस भी कर दिया तो क्या लेंथ आ जाएगी, नहीं। फिर उसके बाद ये भी बोला है 1 more than, तो +1, मतलब एक और ज़्यादा है तब लेंथ मिलेगी। तो हमें यहाँ से लेंथ मिल गई। लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1। अब हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ हमारी ये है, ब्रेथ ये है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया था, 528। यहाँ लिख देते हैं 528। और जो इसकी वो दी है लेंथ कितनी है, लेंथ दी हुई है 2x + 1, है ना, और मल्टीप्लाई में ब्रेथ करना है। ब्रेथ कितना है, x है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, फिर हम वैसे सॉल्व करते जाएंगे जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते थे। ठीक है, देखिए x बाहर है इस ब्रैकेट के, तो इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक है, फिर x को इनसे करेंगे तो +x। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं और इसे इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² + x, और ये इधर आ गया तो माइनस में, ये पॉजिटिव में था तो ये क्या हो गया, माइनस में 528 इज इक्वल टू क्या बचा, ये चला गया तो 0। तो ये देखिए, ये हमारी क्या इक्वेशन मिल गई, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हुई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसे फाइंड कर लिया है। तो इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन था इसमें क्या करना था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला के रखना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें कह रहा है कि दो प्रोडक्ट है किसका, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का। अब हमें पहले तो जानना होगा कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है क्रमागत आने वाली संख्याएं, मतलब कि एक के बाद एक। कैसे, जैसे अगर आपने किसी को मान लीजिए 10 को चुना, तो 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा,
12 आएगा, 12 के बाद 13। जैसे देखिए अगर आप 50 चुन लेते हैं तो 51 आएगा, उसके जस्ट बाद 53 आएगा, सॉरी 52 और 53 आएगा। ऐसे मान लीजिए आप 1 लेते हो तो 1 की बाद क्रमागत क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। मान लीजिए आप 19 लेते हैं तो 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, मतलब एक के बाद एक आने वाली जो संख्याएं हैं उसे क्रमागत या फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 19 के बाद 20 आने के लिए +1 ऐड हुआ है, 20 के बाद 21 आने के लिए +1 ऐड किया गया है। तो वैसे ही अगर हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, पहला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को x मानते हैं तो दूसरे के लिए हमें x+1 करना होगा, ठीक है, क्योंकि एक उससे ज़्यादा होता है। तो ठीक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट स्मॉलर integers is equal to x, then bigger इंटीजर क्या होगा, मतलब पहला जो छोटा वाला लिया हमने वो x था, तो बिगर वाला क्या होगा, एक उससे ज़्यादा होगा तो x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 306। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू स्मॉलर इंटीजर मल्टीप्लाई बिगर इंटीजर। ओके, तो ये देखिए कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कितना दिया है, 306, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 306, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 306, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 306 आ रहा है। और यहाँ स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, x है, और मल्टीप्लाई बिगर इंटीजर x+1 है, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए x बाहर है और ब्रैकेट के अंदर x+1 है, तो क्या करेंगे आप, पहले x को लेंगे और x को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² होगा, फिर देन x के साथ हो गया +1, 1 के साथ करेंगे तो x 1 ज़ा x। ओके, और यहाँ पर है 306। तो अब देखिए इसको यहीं रहने देते हैं और इसे इधर ले आते हैं, तो x² + x, और इनको इधर हम लेकर आए तो ये पॉजिटिव में था, ये क्या हो गया, नेगेटिव में। तो अब और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 0। तो आपको एक इक्वेशन ऐसी मिल गई जो क्या थी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमें चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो नंबर हम मान लेते हैं, पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर x है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, x+1 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 306 आता है, तो हमने लिख दिया, और एक इक्वेशन हम फाइंड कर लिए, वही जो इक्वेशन हमें मिली है वही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो बस हमें इसको इक्वेशन में करना था। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो उनसे 26 ईयर क्या है, ओल्डर देन है, मतलब उनसे बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके जो एजेस का प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, कितना हो जाएगा, 360, मतलब कि 3 साल बाद उनके एजेस का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 360 होगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट की नहीं, 3 साल बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, हमें किसकी एज निकालनी है, रोहन की। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लिखते जाते हैं। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो पहले हमें रोहन की एज तो पता होनी चाहिए, तभी तो 26 ईयर हम ओल्डर लिखेंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज, क्या लिखा है, x,
लिख देंगे हम लोग। रोहन की जो मदर का एज है वो कितना, सॉरी रोहन का जो एज है प्रेजेंट वो हमने एक्स ले लिया मान लीजिए। तो रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, तो 26 साल जो है उनसे बड़ी हैं, तो इनकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। क्यों, क्योंकि वो उनसे 26 ईयर ओल्डर हैं। ठीक है, देन द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट एज इनकी भी निकालेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की जो मम्मी है उनकी जो प्रेजेंट एज वो क्या होगी, जो भी रोहन की एज है उससे 26 ईयर ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो है 26 ईयर उनकी मम्मी उनसे बड़ी है, तो जो भी मान लीजिए रोहन 4 ईयर का है तो उनकी मम्मी क्या होंगी, 30 ईयर की होंगी, क्योंकि 26 ईयर ज़्यादा है उनसे। ठीक है, तो ये हो गई रोहन की मदर की प्रेजेंट एज। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद जो है उनकी एजेस का प्रोडक्ट। तो पहले 3 साल बाद कितनी एज उनकी हो जाएगी वो फाइंड कर लेते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो है जो रोहन की एज है वो कितनी हो जाएगी, रोहन एज आफ्टर 3 ईयर, जो रोहन की एज होगी वो अगर एक्स साल का है वो, तो वो 3 साल और हो जाएगा। ठीक है, इतने ईयर हो जाएगा। और फिर मदर्स एज इज इक्वल टू कितना हो, जैसे अगर रोहन की मम्मी अभी एक्स प्लस 26 है तो 3 साल और बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर अभी कोई बच्चा 12 ईयर का है तो 3 साल बाद वो क्या होगा, 3 ईयर उसमें ऐड होगा, मतलब 15 ईयर का हो जाएगा। वैसे ही अगर रोहन जो है एक्स ईयर का है तो 3 साल बाद उसमें 3 ऐड हो जाएगा, है ना, 3 साल ज़्यादा हो जाएगा उसकी एज का। और अगर रोहन की जो माँ है वो कितनी थी प्रेजेंट में, एक्स प्लस 26, तो 3 साल उनकी एज में और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अगर देखें तो एक्स प्लस 29, 26 + 3 29 हो गया। तो इनकी एज कितनी हो गई, आज से 3 साल बाद जो है इनकी एज जो है कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए, विल बी 300, इनके जो एजेस का जो 3 साल बाद इनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी एजेस का प्रोडक्ट, एज कितना हो गया 3 साल बाद इनका, x+3, और 3 साल बाद इनकी मदर का एज x+29। उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई एज का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। ओके, अब हम क्या करना है, इसे एक यही मल्टीप्लाई कराना है, पहले वाले को लेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से, x ए मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x²। फिर x को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, अब इसको किससे कराना पड़ेगा, इससे, और प्लस 29x। फिर अब 3 को लेंगे, 3 को एक बार इनसे कराएंगे तो प्लस 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 कितना हो, प्लस 3x हो जाएगा। और फिर प्लस प्लस प्लस, और 3 को किससे कराना पड़ेगा, 29 से, तो कितना आ जाएगा 87। ठीक है, 3 को 29 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है, 360। ओके, चलिए इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे क्या करना है, x², और ये देखिए ये भी x है ये भी x है, जब सेम वेरिएबल होते हैं सेम डिग्री से तो प्लस या माइनस हम कर सकते हैं। तो 29 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x। 29x + 3x कितना, 32x, और प्लस में क्या है 87 है, इज इक्वल टू 360 हो गया। देन अब क्या करना है बताइए, अब हमें इसको इधर लेकर आना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके पास और कुछ तो है नहीं, इसको इधर ले आएंगे तो 32x, और यहाँ पर 87 है, और यहाँ भी नेचुरल नंबर है तो इसको भी इधर ले आते हैं, तो -360। यहाँ पॉजिटिव में था, इधर आया तो निगेटिव में हो गया, इधर क्या बचा, 0 बचा। अब इसको क्या करेंगे, x² सॉल्व तो होगा नहीं, कहीं और x² है नहीं, और फिर 32x, x और कहीं नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा तो ये तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये दोनों सॉल्व होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पाएगा 273। ठीक है, अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 360 ना बड़ा है, तो 360 बड़ा है तो इनके सामने सिंबल कौन सा, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब कहेंगे इसको क्या, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन।
यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है कितनी डिस्टेंस को, 480 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो भी स्पीड से वो चल रही थी अभी ट्रेन, उसकी स्पीड में अगर 8 किलोमीटर पर आवर जो है लेस कर दें, कम कर दें उसकी स्पीड को, तो ये क्या कर, जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो वही बात है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस तब चल रही थी, अभी भी 480 किलोमीटर आवर्स मतलब किलोमीटर चलना ही है उसको, लेकिन अब वो 3 आवर क्या करेगी, ज़्यादा लेगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस को, उसकी स्पीड को क्या कर दिया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है। ओके, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी है, हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर। इधर भी इसे देखिए हम लोग केस फर्स्ट एंड केस सेकंड के रूप में सॉल्व करेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। फर्स्ट केस में कह रहा है कि डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर 480 किलोमीटर है, ठीक है, और स्पीड क्या है, लेट मान लेते हैं उसको, स्पीड तो दी नहीं थी, लेट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड हम मानते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन y मान लिया हमने कि y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी और 480 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर कर रही थी। तो टाइम कितना लेगा वो, पहले टाइम मान लेते हैं इसको, टाइम कितना होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये है फॉर्मूला। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर भेजिए, स्पीड को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहाँ नीचे आ गया, तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पर है, तो टाइम t1 क्या निकलेगा, टाइम t1 क्या है, t1 वो टाइम जब ट्रेन चल रही थी ना पहले, जिस स्पीड से, y स्पीड से, तो वो कितना टाइम ले रही थी, वो पहली केस में वो t1 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था, 480 ही ले रहा है, और हमने स्पीड क्या माना, y माना था, तो t1 इज इक्वल टू ये आ गया। ओके, t1 इज इक्वल टू ये आया है। अब t2 सेकेंड केस क्या कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे हमें करते चलना है, आसानी से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में केस में कह रहा है कि वही डिस्टेंस वही है, मतलब सेम डिस्टेंस लिखा है ना, कवर द सेम डिस्टेंस, तो मतलब सेम डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, सोचिए स्पीड ऑफ द ट्रेन, बहुत आसान है, बताइए स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा। अब स्पीड जो, जिस स्पीड से वो चल रही थी उस स्पीड से नहीं चलेगी, अब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम पहले y स्पीड से मान लीजिए चल रहा था फर्स्ट केस में, अब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो y में से 8 माइनस कर देंगे, 8 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा नई स्पीड। तो जो सेकेंड केस में स्पीड क्या हो जाएगी, जो स्पीड से चल रही थी उससे 8 कम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये स्पीड ये आ गई, अब इसका भी हम टाइम निकाल लेते हैं, तो ये इस टाइम को t2 मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अलग टाइम लगेगा ना, यहीं पर बताया कि जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर देंगे तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, तो इसमें टाइम अलग आएगा। तो टाइम इसके लिए फिर वही डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला, तो डिस्टेंस कितना है, वही 480, और स्पीड कितनी है, स्पीड y माइनस 8 किलोमीटर, और ये टाइम t2 है। अब देखिए ये टाइम t1 आ गया, ये टाइम t2 आ गया, बताइए कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, ज़रा सोचिए। ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड चल रही थी, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहली कंडीशन ये है, चल रही थी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा था, तो टाइम t1 लग रहा था,
लेकिन अब जब इसकी स्पीड को कम कर दिया गया, जब इसकी आप अपनी स्पीड को कम कर देते, मान लीजिए आप यहाँ अपने घर से स्कूल जाते हैं तो कभी आप जल्दी ले जाते हो तो आपको कम टाइम लगता है, लेकिन जब आप अपनी स्पीड को कम कर देते हो तो स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड देखिए, ये टाइम और स्पीड में क्या है, जब टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। ठीक है, जब आप स्पीड ज़्यादा होगी आपकी तो टाइम, देखिए यहाँ पे स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा, मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करेंगे तो हमें 3 आवर मिलेगा। मतलब जो टाइम ये ट्रेन ले रहा था और कुछ टाइम ये ट्रेन ले रहा था तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ये कम, तो कम और ज़्यादा में से जब माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस उन दोनों की ट्रेन के बीच में, 3 घंटे के ज़्यादा ले रहा है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। जैसे कि मेरे पास किसी बच्चे के पास 5 रुपये है और मेरे पास 7 रुपये है, तो मेरे पास 2 रुपये उससे ज़्यादा है, तो फिर 2 रुपये क्या है, ज़्यादा है, तो मैं अपने और उसके पैसे में जो डिफरेंस निकालूंगी वो 2 ही रुपये का तो है, माइनस करेंगे तो 7 और 5 में से, तो वैसे ही ये भी, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होगा 3। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा था, ये कम, और जितना कितना ज़्यादा ले रहा था इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये वाली इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू इसमें रख दिया हमने, T1 और T2। ओके, अब देखिए T1 की वैल्यू है 480 अपॉन T2 की वैल्यू 480 अपॉन वाई ऑन माइनस 8, माइनस T1 की वैल्यू है 480 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। बस इसी को आप सॉल्व करना है। देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम y माइनस 8 और y का एलसीएम लेंगे तो y माइनस 8 हो जाएगा। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 480 y माइनस, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 480 इन ब्रैकेट y माइनस 8 आएगा, आएगा ना। देन अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 480 y माइनस, ये देखिए 480 बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 y, और 480 को जब 8 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर है तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और इनके साथ भी होगा, तो इनको चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 480 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले क्या होगा, बाहर माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस तो पहले तो प्लस होना है, फिर मल्टीप्लाई करने पर 3840 आएगा। ठीक है, अपॉन में देखिए इनको भी मल्टीप्लाई कर, ये भी बाहर है y ना, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, फिर y का इनसे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 8y इज इक्वल टू कौन है, 3 है। ठीक है, सॉल्व करते चलिए ऐसे, ये देखिए 480y माइनस 480y कैंसिल आउट, दोनों ही माइनस हो गया, यहाँ बचा 3840, और आप क्या करिए इसको इधर ले जाइए, नीचे है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 8y। अब 3 बाहर है, इनको इनसे मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब 3 इनके साथ मल्टीप्लाई, अब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 8 3 ज़ा 24y, और यहाँ कौन है 3840। ओके, अब इनको इधर ले आइए। ठीक है, सीरियल वाइज लगा लेते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 24y और इज इक्वल टू, सॉरी ये इधर आ गया तो माइनस में माइनस 3840, यहाँ बचा कौन 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। आप चाहो तो इसको और भी छोटा कर सकते हो, कैसे छोटा करेंगे, इन दो इसमें सब में देखिए 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से 3 से डिवाइड होगा तो 3 अपॉन 3 कट गया तो क्या बचेगा y स्क्वायर। ओके, y स्क्वायर हो गया। फिर इसमें देखिए 24 है तो अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 के टेबल में 8 ज़ा, ठीक है 8y। फिर उसके बाद यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3840 अपॉन 3 डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये y स्क्वायर, इसको तो हमने डायरेक्ट कर दिया था, ये y 8y माइनस 3 1 ज़ा 3 ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर बचा क्या 2, इनके पास गया 24, और कितना हो जाएगा 2 1 2 8, 3 8 ज़ा 24 और 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाऊंगी, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं समझाती जाऊंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ये मेरा जो है क्लास 10 का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।